पैदा करके अफगानिस्तान को के साथ मिलाया है और इसका सिर्फ एक मकसद है, ये इस जमीन की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को, ये सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज तक वो अप्रोच देना चाहते हैं, वो आपको फतह करके फिर मिल बांट कर खाना चाहते हैं। और ये मेरा या आपका नहीं, जाए नेट के ऊपर आज भी पड़ा हुआ है, ये अमेरिकन फौज के बाकायदा रेगुलर रिसाले के अंदर ये नक्शा छपा हुआ है। वो आपको इस तरह तकसीम करके तोड़ के बांट देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सेंट्रल एशिया की सारी दौलत को ले अफगानिस्तान लाएं, यहां से गवादर, इस जमीन की इस वक्त सबसे जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर जो गवादर की बंदरगाह मौजूद है, इसकी अहमियत चंद सालों में आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। सिर्फ छोटा सा नुकता आपको बयान कर दूं कि ये जो आपका इलाका है, यहां से जो सड़क जा रही है कराक्रम, आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह इल्म होगा, चाइना तक पहुंच रही है। चाइना इस जमीन का 20.6%, इस दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, ग्रोथ करती हुई पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, बहुत बड़ा उनका खर्चा है तेल, गैस, बिजली का, और उनकी 60% एनर्जी रिसोर्सेज खलीज से पूरे होते हैं जो शाहराह कराक्रम से गुजरती है। आपकी कीमत दुनिया के अंदर क्या है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना की जिंदगी और मौत का मसला है ये शाहराह खुली रहना, आपका वजूद। जंगों को इंशाल्लाह हम इसके अंदर थोड़ा सा मुताला करेंगे कि जंगों की कैफियत क्या है, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम किस पोजीशन के अंदर खड़े हैं और हमारा दुश्मन किस पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है। कहते हैं कि संतुजू ने एक बुक लिखी 2500 ईयर्स बिफोर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 400-500 साल पहले लिखी, और आज भी वो स्टॉक कॉलेज के कोर्स का हिस्सा है। मेजर से कर्नल प्रमोट होते हुए इस दुनिया के 198 मुल्कों में पढ़ाई जाती है। उसमें जंग का पहला उसूल लिखा आर्ट ऑफ वार में कि नो योरसेल्फ, नो योर एनिमी, यू कैन विन 100 बैटल्स। खुद को जानो, अपने दुश्मन को पहचानो, तुम 100 जंगें जीत सकते हो। देखिए अमेरिकन क्या कह रहे हैं इस जंग के बारे में। पॉलिसी तो उनकी ये थी, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है उनके। This is where the real war for Afghanistan is happening, and it's being staged from across the border in Pakistan by the world's most wanted men, the Taliban and Al-Qaeda. So have a lot of cross-border movement, and we always monitor it because a lot of the times that's where our attacks come from. People kind of coming across the border from Pakistan to Afghanistan, making an attack, then going back. We got one guy, he's walking pretty fast towards Pakistan. As an embedded photojournalist with the American military, I can't talk about specific US operations, but I can say I have witnessed rockets being fired at the Americans from inside Pakistan. In fact, everything I have seen on the ground here convinces me that the real fight in Afghanistan is going on right here, on the Afghan side of Pakistan's northwest frontier, where the Taliban are carrying out daily attacks on US and Afghan forces, and the Pakistan government is doing nothing to stop them. वो अफगानिस्तान की जंग के बारे में बात करते हुए कह रहा है, साफ कह रहा है, वो कहता है कि जो हकीकी जंग है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हो रही है। और वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आते हैं और अमेरिकियों के ऊपर आके गिरते हैं, लेकिन ये बात जो हमें नजर आ रही है यहाँ वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से फ्रेश वेव मुजाहिदीन के ताजा दस्ते बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अमेरिकन और उनके एलाइज के ऊपर अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग टू स्टॉप देम, और पाकिस्तान की हुकूमत उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। या दूसरे लफ्जों में वो आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज द बेस कैंप ऑफ अफगान वार, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग का बेस कैंप है। वो आपको डायरेक्टली कह रहे हैं कि पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसके साथ वो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन किस्मत ये है उनकी कि वो इस बॉर्डर से बाहर बैठे हुए हैं, और ये अल्लाह का एहसान है कि वो इस बॉर्डर से बाहर हैं और बॉर्डर से बाहर ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ गया, 2010 के अंदर, मार्च के अंदर हॉलब्रुक जिंदा था, रिचर्ड हॉलब्रुक, वो गया अमेरिका में, पॉलिट ब्यूरो मीटिंग हुई है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे, ओबामा बैठा हुआ था। इसने वहां जाके कहा देयर इज अ प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री एंड दे हैव डिक्लेयर्ड देयर पॉलिसी नो फॉरेन ट्रूप ऑन आवर सोल। कि वो गम की बात ये है, मुसीबत यह है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और वो अपनी पॉलिसी को क्लियर कर चुके हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर कोई फौज ना उतरे, ये लोग हमारी फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए इराक और अफगानिस्तान वालों ने भी दावतनामे नहीं छापे थे उनके लिए, लेकिन वहां वो घुस बैठे, वो आगे बढ़े, उन्होंने कब्जा कर लिया। और लेकिन ये इस सरजमीन के ऊपर की तरफ बढ़ने के बारे में वो 1000 बार सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, 9 साल से मुसलसल मार खा रहे हैं, और 2002 के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे जंग की पोजीशन को देखते हुए ये तय कर लिया था, उनके जर्नल ने कह दिया था वी हैव टू निप इन द बड, हमें जड़ से मसले को उखाड़ना होगा। कंडोलीजा राइस ने इंडिया जाकर क्या कहा था, मनमोहन सिंह को इशारा किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, लेकिन वो है तो सिख लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं है। उसने कहा व्हाट अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, एटमी हथियारों का क्या होगा।
कॉन्डोलीजा राइस ने कहा कि इट्स ओवर हेडेक, ये हमारा मसला है। और उन्होंने, आपके इल्म में होगा, अखबारों में शोर मच गया था। अमेरिकन ने कहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर्स आएंगे, उनके साथ कमांडोज आएंगे जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनके साथ साइंटिस्ट आएंगे और वो कमांडोज उतरेंगे, यहां पर इलाके ऑक्यूपाई करेंगे, एटम बम उठाएंगे, उनको डिफ्यूज करेंगे और ले जाएंगे न्यूयॉर्क में, बर्फ खानों के अंदर रख देंगे। ऐसे जैसे लच्छी के ऊपर से उन्होंने मक्खन उतारना था। लेकिन 2003 के अंदर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा अमेरिका की गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आप पाकिस्तान के एटमी असासाजात के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर भी यह पता नहीं लगा सकी कि पाकिस्तान के वॉरहेड्स हैं कहां, और अगर वो कुछ आपने डिफ्यूज कर भी दिए तो बाकी आपके लिए। वो खौफजदा है इस चीज से। अफगानिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान से वो आगे एडवांस करते हैं, पाकिस्तान करना चाहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। उनके पास ऑप्शन कौन कौन से? हमें जो डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है, टेलीविजन पर आते हैं बड़े बड़े दानिशवर और आके क्या करते हैं, कौम के पैरों के नीचे से दोनों हाथों से जमीन खींचते हैं, उसको बताते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, ये अमेरिकन कहा जाएंगे हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करें, हमारे लाहौर के अंदर वो लोगों को मार दें, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कमजोर हैं। बड़ी हैरत की बात है, ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं। टोटल उनकी जो नंबर है अमेरिकन फोर्सेस का रेगुलर, वो 14,74,000 फौज है। और जिस रूस को आपने रगेद कर रख दिया उसकी 53 लाख फौज थी। अमेरिका के 7,620 टैंक है और जिस रूस के आपने टुकड़े किए उस रूस के 22,900 से ज्यादा टैंक थे। अमेरिका के 33,500 एटॉमिक वारहेड हैं और रूस के 64,500 से ज्यादा एटॉमिक वारहेड थे। रूस के इस वक्त भी 1,700 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक एटमी मिसाइल इस पूरी दुनिया को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन वो रूस आपकी जहादी ठोकरों के सामने नहीं ठहर सका। देखिए, हमने दुनिया को एक नया कानून नहीं दिया, हमने अज़ली कानून दुनिया को दिया। हमने कहा राइट इज माइट, हक ही कुव्वत है, और ये लोग एक नया कानून लेके चले हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो गलत कानून लेकर चले और देखिए उसका नतीजा क्या निकला, रूस टूट चुका है। अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हुए अमेरिकन और उनके अलायंस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं, जब जंगें लड़नी है तो जंगों को थोड़ा सा समझना भी होगा हमें। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कितनी वाज़ेह बात कही है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। ज़ईफ़ होने की सजा यही है कि खत्म हो जाओगे तुम लोग। और हम जो आपके दिफा के लिए उठने वाले लोग हैं वो आपके मुहाफ़िज़ है, इसीलिए मुल्क कौम फौजें बनाते हैं और फौजें सरहदों की हिफाजत करते हैं। तब आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके इदारे, आपका सारा निज़ाम चलता है, आपकी ज़राअत चलती है, आपकी इंडस्ट्री चलती है। सब कुछ मौजूद तब होता है जब आपकी सरहदों के ऊपर मजबूत दिफा मौजूद है। आपके पास यहाँ आपके दुश्मन ये मौजूद हैं, ये अमेरिकन और उनके नेटो अलायंस। साफ सी बात है कि वो किसी और से नहीं, वो आपसे लड़ने के लिए आए हैं और वो आपके बॉर्डर के बाहर बैठे हुए। उनकी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस की तादाद है 90,000 और उनके अलायंस को मिलाकर 1,31,000 उनकी तादाद है। जमीनी हकायक हमें दिखाते हैं, ये एक डेथ ग्राउंड है। जो आर्ट ऑफ वार को समझते हैं वो इस ग्राउंड को डेथ ग्राउंड कहेंगे। अफगानी अपने मौत तक इस मैदान के अंदर लड़ने पर तैयार हैं और ये इनके लिए एक शिकंजे वाला ग्राउंड है। अमेरिकन के लिए वो इस जगह उतर आए हैं, इस चारों तरफ से इस ग्राउंड के अंदर कोई सप्लाई लाइन नहीं है। ईरान कभी रास्ता नहीं देगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन इलाकों से तो सप्लाई पॉसिबल ही नहीं ना। वो मीडिया के अंदर तो बड़ा कहते हैं कि हमने सेंट्रल एशिया से रास्ता ले लिया, लेकिन सेंट्रल एशिया से रास्ता जाता नहीं है। ये कैस्पियन सी है सामने, ये कैस्पियन सी साल में 7 महीने इसमें बर्फ जमी रहती है। तो उन्होंने दुनिया को उस वक्त का दिखाया जब बर्फ पिघली होती है। यहां 7 महीने बर्फ होती है और यहां से कोई भी चीज अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए $150 पर टन ज्यादा खर्चा आता है यहां से। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आटे को भी सोने के रेट में वहां पर लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं है वहां तक सप्लाई। यहां से सप्लाई जा रही है। अमेरिकन फोर्स अगर पलट कर आप ही की तरफ हमला करना चाहे, उसको सप्लाई कहां से मिलेगी? एक सिपाही को महाज जंग के ऊपर गोलियां, गन, बारूद, उसकी खुराक, उसका लिबास, उसकी पट्टी, हर चीज महाज जंग के ऊपर चाहिए। आपका एक सिपाही जब लड़ा था, आखिरी कोने पर सिपाही लड़ रहा था, कराची तक से सप्लाई लाइन जारी थी, लोग अपने घरों से सामान निकाल के पहुंचा रहे थे। और जब भी जंगें होती है, जंग से पूरी कौम जंग लड़ती है। रिसोर्सेज की जंग जो है वो कौम की तरफ से होती है। सिपाही मैदान जंग के अंदर बैटल यूनिट्स थोड़ी होती हैं, पीछे सप्लाई की यूनिट्स बड़ी होती हैं। अब क्या है कि अमेरिकन यहां मौजूद हैं 1,31,000। अगर वो इसी तरह मूव करते हैं तो मुझे बताएं कि उनको सप्लाई कहां से जाएगी। आपने 1.5 महीना पहले एक पोजीशन थी कि आपने देखी होगी कि अमेरिकन ने पाकिस्तान के इलाके के अंदर कुछ लोगों को नेटो फोर्सेस ने एडवांस किया, हेलीकॉप्टर्स ने 85 के करीब लोग शहीद कर दिए थे। नतीजा क्या हुआ था कि सप्लाई बंद कर दी गई थी। 460 से ज्यादा उनके टैंकर जला दिए गए थे। अमेरिकन के पास 11 दिन की सप्लाई बाकी रह गई थी। वो बिल्कुल
इस ग्राउंड के अंदर गैर महफूज हैं। और अगर आप वो एडवांस करने की बात करते हैं तो जमीनी हकायक अगर देखते हैं, जमीनी हकायक को देखें तो वो यहां पर मौजूद हैं 1,31,000 उस मुल्क के अंदर जिसका बच्चा बच्चा उनका दुश्मन है, बैक से सपोर्ट नहीं मिलेगी उनको। आपकी 1,34,000 फौज सिर्फ इस बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई है। आप स्ट्रेटजी मजबूत